सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हो बच्चे? अच्छे हो? तो आज अपन प्रकृति के चितेरे कहलाने वाले कवि सुमित्रानंदन पंत के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए आज मैं देखो प्रकृति की गोद में ही बैठा हुआ हूँ। पीछे हरे भरे पेड़ दिख रहे होंगे। प्रकृति की गोद में जन्मे अल्मोड़ा के रहने वाले कवि सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि हैं। छायावाद के प्रमुख स्तंभ कहलाने वाले कवि सुमित्रानंदन पंत छायावादी रचनाओं के बाद प्रगतिशील कवि कहलाए थे। प्रगतिवादी कुछ रचनाएं उन्होंने रची और पुनः छायावाद में लौट कर आए और अंत में जो भारत के महान दार्शनिक अरविंदो घोष के प्रभाव में आकर के उन्होंने मानवतावादी कविताएं लिखी। मानवतावादी उनका एक वाद था जिसमें उन्होंने कहा था कि मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये पंक्ति मानवतावादी पंक्ति है उनकी। तो यहाँ जो कविता पढ़ेंगे अपन, तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में जो लगा रखी है, वो प्रगतिवादी दौर की कविता है। प्रगतिवादी दौर की कविताओं की मुख्य पहचान ये है कि समाज में शोषित पीड़ित जो लोग हैं, किसान, मजदूर, दलित जो लोग हैं, उनकी पीड़ा को महसूस करके क्रांति के माध्यम से समाज में जन चेतना लाना उनका प्रमुख प्रतिपाद्य है। पूंजीवाद का विरोध करना, ये प्रगतिवादी कवियों की विशेषता रही है। तो वैसी ही कविता है हमारे पाठ्य पुस्तक में। सीधे कविता पर चलते हैं अपन। अब कविता का शीर्षक है वे आँखें। देखो, वे आँखें कविता जो है, इसमें कवि ने किसान की पीड़ा को व्यक्त किया है। किसान को जो सहूलियत देने का विचार सरकार करती है, लेकिन उन सहूलियत जो है उनमें और जो वास्तविक पक्ष है किसान का, उसमें बहुत विरोधाभास कवि देखता है। किस तरह का विरोधाभास है और उसकी आँखों में क्या क्या दिखाई देते हैं। उसकी आँखों में कवि सुखद स्मृति के मीठी यादें दिखाई देती हैं। कवि वो वर्तमान की जो यथार्थ है, उसका जो दुख और पीड़ा झेल रहा है, उसको देख कर के उसकी आंखें आंसू से भर जाती है। तो ये प्रमुख बातें इसमें बताई गई हैं। एक बार पढ़ देता हूँ मैं कविता को। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह खिसका। लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की, हरियाली जिनके तृण तृण से, आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। देखो, इसमें प्रमुख रूप से कवि जो बताना चाह रहा है, किसान की दयनीय दशा के बारे में बता रहा है कि अंधकार की गुहा सरीखी, यानी अंधेरे में जिस तरह गुफा के समान दुख में गड़ी हुई आँखें, उन आँखों से डरता है मन। पीड़ित किसान की उन आँखों से कवि कहता है कि मेरा मन घबराता रहता है, डरता रहता है। क्यों डरता है? क्योंकि भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। उनमें एक तरह का नीरव रोदन, रुदन यानी रुलाई हमेशा फूट पड़ती हुई दिखाई मुझे देती है। दूर तलक उन आँखों में मुझे दुख ही दुख, दीनता, पीड़ा दिखाई देती है। क्योंकि वह किसान शोषित किसान है, उसका शोषण किया जाता रहा है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश भय किसका। कि वह स्वाधीन किसान रहा, जो किसान अपने आप में स्वतंत्र रहता था। अभिमान भरा आँखों में इसका, उसकी आँखों में सदैव एक स्वाभिमान भरा रहता था, एक आत्मविश्वास हमेशा भरा रहता था। उसी किसान को आज मझधार में, बीच सागर में जिस तरह छोड़ देते हैं,
इसका कोई सहारा नहीं बचता है, उसी तरह इस भवसागर में संसार ने उसको छोड़ दिया है। संसार कगार सदृश्य भय खिसका, और कगार यानी किनारा। संसार उस किसान को मझधार में छोड़ करके स्वयं किनारे पर खिसक गया है, यानी दूर हट गया, यानी कोई भी उसकी सहायता करने के लिए अब उसके पास नहीं आ रहा है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। अब दृग यानी आँखें, कविता का शीर्षक क्या है? वे आँखें। अब प्रथम जो पंक्तियाँ अपन ने पढ़ी उनमें भी 2 बार आँखों का जिक्र आया है, इसमें भी आँखें, क्योंकि शीर्षक जिस तरह वे आँखें हैं तो उन्हीं की आँखों के इर्द गिर्द पूरी कविता घूमेगी। और आँखों का किस किस तरह से कविता में प्रयोग किया गया है, ये बड़ा अपने आप में चमत्कारिक प्रयोग है। कि लहराते हुए खेत दृगों में, कि उसकी आँखों में, दृगों में वे खेत लहराते हैं जो कभी स्वतंत्र रह कर के किसानों ने अपनी फसलें बोई थी, और किस तरह से उसकी फसल बहुत ही अधिक उत्पादित हुई थी। कि हुआ बेदखल अब वह जिनसे, लेकिन अब ज़मींदारों ने, सरकार के कारकुनों ने उनको अपने ही खेत से, स्वयं के खेत से बेदखल कर दिया गया है। और हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, जिनके तृण यानी तिनके तिनके से, जो हरे भरे तिनके उसके खेतों में फसलों के रूप में लहराते थे, उन फसलों से, उन खेतों से अब उसको बेदखल कर दिया गया है। और आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। आँखों का तारा एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत प्यारा। यहाँ आँखों का तारा उसके पुत्र के लिए आया है कि आँखों में ही घूमा करता, यानी उसका पुत्र जो अब कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। जो जवान अवस्था में जो कारिंदे होते हैं ज़मींदारों के, जिनका काम किसानों की फसलों पर, किसानों के खेत पर कब्जा करना होता है, वो अनेक तरह से किसानों को सताते रहते हैं। उन कारकुनों की लाठी से लड़ते लड़ते, अपने अधिकार के लिए लड़ते हुए उसका बेटा जवानी में ही मार दिया गया है। उस बेटे को, जो उसकी आँखों का तारा था, उसको याद करके अब वह किसान बहुत ही पछता रहा है, रो रहा है, पीड़ित हो रहा है। तो आँखों में ही घूमा करता, अब वो दृश्य जो उसकी आँखों का तारा था, अपने बेटे की याद उसको बार बार सताती रहती है, उसकी आँखों में उसकी यादें घूमती रहती हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, यह आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दुध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कितनी मार्मिक यहाँ अनुभूति हुई है, बहुत ही पीड़ित दशा एक किसान की बताई है कवि ने यहाँ। कि बिका दिया घर द्वार, कि किसान का जब वो महाजन से कर्ज लेते हैं तो कर्ज चुकाते चुकाते उसका घर द्वार भी, घर बार भी, खेत भी सब बिक जाते हैं। वही दशा यहाँ कवि ने बताई है कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। महाजन कई गुना ब्याज लेते रहते थे, और ब्याज बढ़ाते 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 जब चुकता नहीं था तो एक कौड़ी भी नहीं छोड़ते थे ब्याज की, चाहे किसान का घर बार ही क्यों न बिक जाए। और रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, ब्याज चुकाते चुकाते उनका घर भी बिक गया था, और बरधों की जोड़ी, बरद यानी बैल, देसी भाषा में अपन बड़द कह देते हैं, बैल जो शुद्ध है उसका अर्थ। तो बैलों की जोड़ी भी कुर्क हो गई, कुर्क नीलामी हो जाना, वो भी नीलाम कर दी गई जब ब्याज नहीं चुका पाया किसान तो। और उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, उजरी यानी उजली, श्वेत सफ़ेद, उजली जो उसकी गाय थी उसका नाम
जैसे घर में वो उजरी कह देते थे, तो उजरी उसके सिवा यानी किसान के सिवा किसे, कब, किसको और कब पास दुहाने आने देती, अपने पास दूध निकलवाने के लिए किसी को भी किसान के सिवाय नहीं आने देती थी। तो उसको याद करते करते कवि कह रहा है कि आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। अब फिर आँख का जिक्र आया है कि अब आँखों में वह सुख की खेती, जब हरियाली रहती थी खेतों में, जब वो स्वयं अपने स्वतंत्र रूप से अपनी फसलें उगाता था, उस समय जो उत्पादन होता था खेतों में, उसको याद करते हुए वो कह रहे हैं कि आँखों में वो खेती अब भी नाचा करती है जो अब उजड़ चुकी है, जो पहले बहुत ही हरितिमा हमेशा फैली रहती थी खेतों में, सस्य श्यामलाम जो भूमि होती थी, वो अब आँखों में बस स्मृति के रूप में ही रह गई है। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आँखें आती भर। और किसानों की पीड़ा का यहीं अंत नहीं हो जाता। आगे देखो, उसकी पत्नी जो बहुत ही अक्सर बीमार रहती थी, वो इसलिए उसकी मृत्यु हो गई कि उसकी दवा के लिए किसान के पास रुपए नहीं थे। तो बिना दवा दर्पण के घरनी यानी घरवाली पत्नी स्वर्ग चली, उनको उसका स्वर्गवास हो गया। यह सोचते सोचते आँखें आती भर, किसान की आँखें पानी पानी हो जाती है, आंसुओं से भर जाती है। देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद ही 2 दिन बाद, जब उसकी दुधमुही बेटी, जो अभी माँ का दूध ही पीती थी, छोटी बेटी थी, वो उसकी उचित देखभाल न होने के कारण वो भी 2 दिन बाद चल बसी। आगे कभी कह रहे हैं कि घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। कवि कह रहे हैं कि घर में विधवा रही पतोहू, उसके बेटे को तो ज़मींदारों के कारिंदों ने मार दिया लाठियों से, तो उसकी जो पुत्र वधू है वो विधवा हो गई। तो घर में विधवा रही पतोहू, उसकी किसान की पत्नी और बेटी की भी मृत्यु हो जाती है। तो पुत्र वधू, पतोहू यानी पुत्र वधू, घर में जो विधवा है वो बची है। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, उसका नाम लक्ष्मी है। वैसे भी लक्ष्मी नारी लक्ष्मी स्वरूपा होती है, लेकिन यद्यपि पति घातिन, लेकिन फिर भी उसको समाज के लोग पति की हत्यारिन मानते हैं। ये हमारे समाज का एक कलंक है कि विधवा हो जाने के बाद स्त्री को पति की हत्यारिन तक मान लिया जाता है, चाहे उसके पति की मृत्यु किसी भी कारण से हुई हो, लेकिन पति घातिन कहलाती है विधवा। तो कवि भी इसी का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि उसका नाम लक्ष्मी था, लेकिन यद्यपि समाज के लोग उसे पति की हत्यारिन मानते थे। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। एक दिन थाने में उसको, उसकी पुत्र वधू को कोतवाल ने बुलाया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, और उसकी इज्जत चली जाने के कारण ही उसने शर्म के मारे कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी। तो अब दुख पे दुख का पहाड़ टूटा जा रहा है किसान के जीवन में। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। आगे कवि कह रहे हैं कि समाज की एक और दयनीय दशा, एक और कुरीति का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि पत्नी को जोरू यानी पत्नी को समाज में पुरुष लोग पैर की जूती के समान मानते रहे हैं। इसीलिए किसान यहाँ कह रहे हैं, खैर पत्नी का मुझे इतनी चिंता नहीं है, इतना दुख नहीं है, क्योंकि वो तो पैर की जूती के समान मानी जाती है। पैर की जूती के समान मानने का अर्थ ये है कि पैर की जूती फट जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसको उसकी जगह दूसरी नई ले ली जाती है।
तो न सही एक दूसरी आती कि पैर की जूती के समान अगर पत्नी घर में नहीं रही, उसकी मृत्यु हो गई तो कोई बात नहीं, दूसरी आ जाती। पर जवान लड़के की सुध कर, सुध यानी याद करके, जवान लड़के की याद कर के मेरी छाती पर सांप लौटते हैं और मेरी छाती फट जाती है, यानी अत्यंत पीड़ा होती है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। अब वही किसान अब अपने पिछले सुखों की याद करता है, जब उसके पास सुंदर बैलों की जोड़ी थी और एक उजरी गाय थी, उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बेटी जीवित थी, उसकी पुत्र वधू जीवित थी, खेतों में हरियाली छाई रहती थी। तो उन पिछले सुखों की याद करके उसकी आँखों में क्षण भर एक पल के लिए एक चमक है लाती, यानी उसकी आंखें चमक उठती है, यानी प्रसन्नता से खिल उठती हैं। लेकिन तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। चितवन यानी नज़र, दृष्टि। उसकी आंखों में तुरंत एक तरह की नोक, जिस तरह तीर किसी ने घुसा दिया हो, तीर किसी ने गड़ा दिया हो, तो तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, शून्य यानी भयंकर दुख में वह चितवन, वह नज़र, वह दृष्टि, वह आँख गड़ जाती है और तीखी नोक सदृश बन जाती है। और ऐसा लगता है जैसे किसी ने तीखी नोक बाण की उसकी आँखों में चला दी हो, यानी अत्यंत दुख वो झेलता है, क्योंकि वर्तमान में यथार्थ को तुरंत याद करते ही उसके पास दुख का पहाड़ फिर टूट पड़ता है। तो इसमें मुख्य रूप से प्रगतिवादी कविता है और इसमें सुमित्रानंद पंत जी ने किसान की दयनीय और पीड़ित दशा का वर्णन किया है। कविता यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।